कहानी बीरबल और राजा का दिमाग जो एक दिन छुट्टी पर गया। राजमहल में एक अजीब सी चुप थी। सुबह का समय था और राजा अकबर अपने कक्ष में बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में वो जोश और उत्साह नहीं था जो हमेशा रहता था। राजमहल के दरबारी आकर राजा के पास खड़े थे, पर राजा कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। उन्होंने एक बार, दो बार और फिर 3 बार आवाज दी, अकबर महाराज, क्या हुआ आपको? लेकिन राजा चुप थे। तभी बीरबल अपनी खास नजर से राजा की ओर देखता है और महसूस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। बीरबल हमेशा की तरह चुपचाप सामने खड़ा हुआ था और उसने धीरे से पूछा, महाराज, आप ठीक है? राजा अकबर अपनी कुर्सी से उठते हैं और कहते हैं, बीरबल, आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा दिमाग कहीं छुट्टी पर चला गया हो। बीरबल चौंक जाते हैं। क्या महाराज, आपके दिमाग को छुट्टी पर क्यों जाना पड़ा? बीरबल हंसी रोकते हुए पूछते हैं। राजा अकबर ने अपना सिर पकड़ा और कहा, बीरबल, मुझे आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुबह का समय है, लेकिन जैसे मुझे किसी चीज का ध्यान ही नहीं रहा। दरबार में मुझे सबसे पहले यह बताना था कि अगले दिन एक खास मुहूर्त है, लेकिन मुझे वो भी याद नहीं आ रहा। फिर मेरे पास आज की सभा के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था, लेकिन मैं उसे भी कहीं रख चुका हूं और अब वो कहीं नहीं मिल रहा। क्या हो रहा है मुझे? बीरबल को अब और भी यकीन हो गया कि कुछ अजीब हो रहा है। उन्होंने राजा से पूछा, महाराज, क्या आपको याद है कि आप आखिरी बार कब पूरी तरह से चैतन्य महसूस करते थे? राजा ने सिर झुकाकर सोचा और कहा, जब मेरे खजांची ने मुझे सोने की छड़ी भेंट दी थी और मैंने सोचा था कि अब तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब तो मेरी छड़ी भी खो गई है। बीरबल हंसी रोकते हुए बोला, राजा साहब, तो क्या लगता है आपके दिमाग को छुट्टी पर जाने की छुट्टी मिल गई है? राजा ने सिर झुकाया, शायद। अब क्या करूं बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और कहा, राजा साहब, मुझे पूरा यकीन है कि कुछ बहुत बड़ा रहस्य है जो आपके दिमाग के छुट्टी पर जाने के पीछे छिपा हुआ है। यह कोई साधारण बात नहीं है। मैं अभी पता लगाता हूं कि कहां और क्यों गया है आपका दिमाग। और तभी बीरबल ने महल के गुप्त कक्ष की ओर रुख किया, जहां उन्होंने महसूस किया था कि कुछ हो सकता है। जैसे ही बीरबल वहां पहुंचे, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और अचानक दरवाजा बंद हो गया। बीरबल की आंखें चौड़ी हो गई। एक गहरी खामोशी थी, जैसे कुछ या कोई अंदर था। क्या था वह रहस्य जो राजा अकबर के दिमाग को छुट्टी पर ले गया? क्या बीरबल इस राज को सुलझा पाएंगे? बीरबल महल के गुप्त कक्ष में प्रवेश करते हैं। उनकी आंखों में रहस्य की हल्की सी चमक और चेहरे पर वो चिरपरिचित मुस्कान होती है। वो सोच रहे होते हैं कि कुछ न कुछ तो खास है इस मुद्दे में। तभी अचानक दरवाजे के पास एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। दरवाजा बंद होता है और अंदर से हंसी की आवाजें आती है। बीरबल ने अपनी आंखें तिरछी की और मुस्कुराए। क्या यहां कोई मजाक करने वाला है? वे बुदबुदाते हैं। तभी अंदर से एक आवाज आती है, हां, यहां कोई मजाक करने वाला है। बीरबल चौंक जाते हैं और सोचते हैं, ये तो कोई राजीबाजी लगता है। वे भीतर जाकर देखते हैं और वहां खड़ा था एक आदमी जो राजा अकबर की मानसिक हालत पर मजाक कर रहा था। ये आदमी था राजमहल का सबसे बड़ा कॉमेडियन हंसीराम। हंसीराम ने बीरबल को देखा और बड़े आराम से कहा, बीरबल भाई, बहुत समय बाद मिले हो। देखो, राजा का दिमाग बिल्कुल छुट्टी पर गया हुआ है। ये हालत कुछ ऐसी है जैसे कोई खोया हुआ जोकर अपने जोक्स भूल जाए। बीरबल चिढ़ते हुए बोले, हंसीराम, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये कोई हंसी की बात नहीं है। राजा अकबर की हालत गंभीर है और तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। हंसीराम हाथ हिलाकर बोला, ओ भाई, मैं ही तो हूं जो राजा को हंसी का इलाज दे सकता हूं। क्या तुमने कभी सोचा है कि कभी कभी हंसी की दवा ही सबसे बढ़िया इलाज होती है? बीरबल हैरान होकर कहते हैं, क्या तुम सच में सोचते हो कि हंसी से कोई समस्या हल हो सकती है? हंसीराम एक बार फिर हंसी से लोटपोट होते हुए बोला, क्या है भाई,
इस राजमहल में हर चीज हंसी मजाक से हल हो जाती है, और जब राजा का दिमाग छुट्टी पर गया हो तो उसे कोई न कोई दिमागी डोज चाहिए, और वो डोज सिर्फ हंसी से ही मिलेगा। बीरबल ने गहरी सांस ली और फिर हंसीराम से पूछा, तुम क्या समझते हो? हंसीराम, कि क्या ये सब कुछ सच में हंसी के कारण हो रहा है? हंसीराम मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम बीरबल अपने दिमाग से इसे हल करोगे, या फिर हंसी से इसे हंसते हुए सुलझा पाओगे? बीरबल चौंकते हुए बोले, अगर तुम सच में कहते हो कि हंसी से ये हल होगा तो ठीक है, मैं इस दावे को टेस्ट करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, इस बार हंसी को रोकना आसान नहीं होगा। तो क्या बीरबल इस अजीब सी स्थिति से बाहर निकल पाएंगे, या फिर हंसीराम का कॉमेडी तरीका ही राजा के दिमाग को वापस लाएगा? क्या ये मजाक वास्तव में राजमहल में एक बड़े रहस्य का हिस्सा है? ये सवाल और भी गहरे राज खोलने के लिए अगले भाग में देखिए। राजमहल में बीरबल और हंसीराम के बीच की अजीबोगरीब बातचीत जारी थी। हंसीराम का मस्तमौला अंदाज और बीरबल की चुपचाप चतुराई से मिलकर एक रहस्यमयी खेल शुरू हो चुका था। राजा अकबर का दिमाग छुट्टी पर जा चुका था, और अब बीरबल को यह समझना था कि क्या असल में हंसी से राजा का दिमाग वापस आ सकता है, या फिर यह कुछ और ही रहस्य था। हंसीराम चुटकुलों की झड़ी लगाता गया, पर बीरबल के मन में एक सवाल था। हंसीराम की बातों से तो ऐसा लग रहा था कि वो सच में सब कुछ हल कर देगा, लेकिन बीरबल को कहीं न कहीं शक हो रहा था कि यह मामला इतना हल्का नहीं हो सकता। तभी अचानक हंसीराम ने एक और चुटकुला सुनाया, जो बीरबल को सीधे राजा के दिमाग तक ले गया। राजा अकबर का दिमाग जैसे छुट्टी पर गया, ऐसे ही अगर एक दिन हम सब भूल जाएं कि हम क्या करने जा रहे थे तो क्या होगा? हंसीराम ने हंसते हुए पूछा। बीरबल की आंखों में एक चमक आ गई। वो समझ गए थे कि हंसीराम ने कुछ तो छिपा रखा है। हंसीराम, बीरबल ने गंभीरता से कहा, तुम्हारा यह मजाक ठीक था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी हंसी में एक गहरा राज छिपा है। क्या तुम जानते हो कि जब राजा का दिमाग छुट्टी पर गया था तो असल में वह किसी जादुई असर के तहत था? हंसीराम की हंसी अचानक रुक गई। उसने बीरबल को सीधे आंखों में देखा और कहा, तुम सही समझे हो बीरबल, यह सब मजाक नहीं था। दरअसल मैं वो जादुई व्यक्ति हूं जिसने राजा का दिमाग अस्थायी रूप से छुट्टी पर भेजा था। बीरबल चौंके, तुम ही थे? लेकिन क्यों? हंसीराम ने धीरे से कहा, क्योंकि अकबर महाराज को कुछ समय के लिए यह एहसास दिलाना था कि वो भी इंसान है, जो कभी कभी आराम करना चाहते हैं। पर तुम्हें नहीं लगता कि इस दिमागी अवकाश ने उन्हें एक नई दृष्टि दी? अब वो खुद समझ पाएंगे कि आराम और मनोरंजन से मनुष्य कितना सशक्त हो सकता है। बीरबल की आंखों में एक चपल मुस्कान चमकी। वो समझ गए थे कि असल में हंसीराम ने राजा को मानसिक थकावट से निकालने के लिए ऐसा किया था, ताकि राजा फिर से अपनी पूरी शक्ति से शासन कर सके। राजा अकबर दरबार में वापस लौटे और उन्होंने हंसीराम का धन्यवाद किया। राजा ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे मेरी गलतियों से निकालते हो, लेकिन हंसीराम ने मुझे मेरी थकान से बाहर निकाला। अब मुझे समझ में आ गया कि कभी कभी आराम करना और हंसना भी जरूरी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, हंसीराम ने एक महत्वपूर्ण पाठ दिया है। कभी कभी हंसी ही वो औषधि होती है जो दिमाग को ताजगी देती है। राजा अकबर हंसीराम को ससम्मान छोड़ते हुए बोले, अब मेरे दिमाग को छुट्टी नहीं चाहिए, लेकिन हंसीराम, तुम हमेशा हमारे साथ रहना। तुम्हारी हंसी महल में हमेशा गूंजती रहनी चाहिए। कहानी का अंत यही होता है, लेकिन क्या हंसी और आराम की शक्ति हमेशा दिमागी थकान को ठीक कर सकती है? बीरबल की सबसे आखिरी चाल, जिसने सबको चौंका दिया। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब सा आदमी पहुंचा। उसने लंबे सफेद कपड़े पहन रखे थे, माथे पर तिलक था और हाथ में सोने की माला। वो बोला, जहांपनाह, मैं बहुत दूर से आया हूं। मुझे बस एक ही चीज चाहिए, आपका तख्त। पूरा दरबार ठाके मारकर हंस पड़ा। अकबर मुस्कराए, क्या मजाक है ये?
तुम मेरे तख्त की मांग कर रहे हो? उस आदमी ने गंभीरता से कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मेरे पास ऐसा प्रमाण है जो साबित करता है कि यह तख्त मेरे पूर्वजों का है। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें बीरबल की ओर गई। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। अकबर बोले, ठीक है, तुम्हारे दावे की जांच होगी। बीरबल, क्या तुम इसकी सच्चाई जान सकते हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, सच्चाई तो सामने आएगी ही, लेकिन इसके लिए मुझे 3 दिन चाहिए। ट्विस्ट, बीरबल उस आदमी से बोले, अगर तुम 3 दिन तक राजमहल में रहो बिना किसी डर के, तो मैं खुद तक तुम्हें सौंप दूंगा। अगर तुम्हारा दावा सही निकला, क्या बीरबल ने हार मान ली थी, या ये सिर्फ शुरुआत थी उसकी सबसे आखिरी चाल की? जाने अगले भाग में। भाग 2, महल में अजीब घटनाएं शुरू। 3 दिन की चुनौती शुरू हो चुकी थी। वो अजनबी अब महल के एक खास कक्ष में ठहराया गया था। पहली रात वो बिल्कुल चुपचाप रहा, पर सुबह होते ही दरबार में खबर पहुंची, महाराज, उस अजनबी के कमरे से अजीब रोशनी निकली और जमीन पर कुछ पुरानी लिपि में लिखा हुआ मिला है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने उस जगह की जांच की और मुस्कुराकर बोले, ये ब्राह्मी लिपि है जहांपनाह, और इसमें लिखा है, सतियों का तख्त वही रहेगा जहां सच्चाई हो। अकबर परेशान हो गए, तो क्या ये तख्त सच में उसके पूर्वजों का है? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ न कुछ जरूर छुपा है। आज रात मैं खुद उस अजनबी की निगरानी करूंगा। रात को बीरबल छुपकर उस अजनबी के कमरे के पास बैठ गए। आधी रात के बाद अजनबी उठकर अपने झोले से एक छोटा शीशा, कुछ हड्डियां और एक पुस्तक निकालता है। वो जमीन पर कुछ चूर्ण छिड़कता है और मुंह से मंत्र पढ़ता है। तभी एक हल्की नीली चमक उठती है। बीरबल चौंक जाते हैं। ये आदमी नट है और कोई तांत्रिक चाल चल रहा है। बीरबल तुरंत गुप्त सिपाहियों को बुलाते हैं और उस अजनबी को दबोच लेते हैं। सुबह होते ही दरबार में भीड़ जमा होती है। अकबर सिंहासन पर बैठते ही पूछते हैं, बीरबल, क्या सच सामने आया? बीरबल मुस्कुराते हैं, जहांपनाह, ये कोई पूर्वजों की बात नहीं, ये चाल थी। ये आदमी तांत्रिकों के गिरोह से जुड़ा है। इसकी योजना थी महल में भ्रम फैलाकर तख्त हथियाना और फिर खजाना चुराना। फिर बीरबल ने सभी दरबारियों के सामने उसके थैले से निकली वस्तुएं दिखाई, तांत्रिक किताब, नकली लिपि वाला कागज और एक चमक पैदा करने वाला रसायन। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी ये सबसे आखिरी चाल सच में अद्भुत थी। तुमने बिना शोर किए साजिश का अंत कर दिया। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, सच्चाई को ढूंढने में सबसे बड़ी शक्ति धैर्य और समझ होती है, और यही इस आखिरी चाल की असली चाबी थी। सीख, झूठ चाहे कितना भी चतुर क्यों न हो, सच्चाई के सामने देरसबेर हार ही जाता है। और जब बीरबल जैसे बुद्धिमान दरबार में हो, तो कोई चाल आखिरी नहीं होती। बीरबल और 7 राजदारों की गुत्थी। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में अचानक एक अजीब अफवाह फैल गई। राजमहल के खजाने से हर महीने सोने के सिक्के गायब हो रहे हैं। बात धीरे धीरे इतनी फैल गई कि दरबारियों के कान खड़े हो गए। हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगा। खुद अकबर बादशाह को भी चिंता हुई। इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद खजाने से चोरी, ये कैसे हो सकता है? अकबर ने तुरंत सभा बुलाई और कहा, अगर अगले 7 दिनों में चोर का पता नहीं चला, तो खजांची और सारे राजदारों को कारावास में डाल दिया जाएगा। बीरबल उस समय किसी दूसरे राज्य से लौट रहे थे। जब वे दरबार पहुंचे तो माहौल बेहद गंभीर था। सारे राजदारों के चेहरे उतरे हुए थे। बीरबल ने माहौल भांप लिया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे बस 7 दिन दीजिए। न केवल चोर का पता लगाऊंगा, बल्कि आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे इतनी सख्ती के बावजूद चोरी हो रही है। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, 7 दिन, लेकिन अगर तुम भी न कर पाए तो तुम्हें भी खजांची के साथ जेल जाना होगा। बीरबल मुस्कराए, अगर मैं चोर न पकड़ पाऊं
तो मैं खुद आपके हाथों से सजा भुगतूंगा। पहला दिन, रहस्य की शुरुआत। बीरबल ने सबसे पहले खजांची से मुलाकात की और खजाने की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। वहां लोहे के 3 दरवाजे, 7 पहरेदार और केवल 3 राजदारों के पास चाबी थी। फिर बीरबल ने उन 7 राजदारों को एक एक कर अपने पास बुलाया। हर किसी से कुछ न कुछ सामान्य सवाल पूछे, लेकिन उनका ध्यान था, किसका चेहरा प्रश्नों के दौरान बदलता है, किसका हाथ कांपता है, कौन बार बार पसीना पोंछ रहा है। 7 में से 2 राजदारों पर उन्हें शक हुआ। दूसरा दिन, गुप्त परीक्षा। बीरबल ने एक अजीब योजना बनाई। उन्होंने हर राजदार को एक एक जैसा संदूक दिया और कहा, आज रात इन संदूकों में एक एक कांच का गिलास रख दो। अगर सुबह तक किसी का गिलास टूटा पाया गया तो समझो चोर वही है। राजदारों ने कहा, गिलास और चोरी का क्या संबंध? बीरबल बोले, जो चोर होगा वो इस बात से डरकर रात भर बार बार संदूक खोलेगा और अंततः गिलास गिर जाएगा। अगली सुबह केवल एक संदूक का गिलास टूटा हुआ मिला। वो संदूक था राजदार शौकत मियां का। शौकत मियां ने सफाई दी, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो गिलास खुद गिर गया। बीरबल बोले, गिलास तभी गिरता है जब हाथ कांपते हैं, और हाथ तब कांपते हैं जब आत्मा डरती है। तीसरा दिन, दूसरा ट्विस्ट। अकबर ने शौकत मियां को तुरंत बंदी बनाने का आदेश दे दिया। मगर तभी बीरबल बोले, जहां पनाह, असली चोर शौकत मियां नहीं है। क्या? बीरबल मुस्कराए, वो सिर्फ डरपोक है, चोर नहीं। चोर तो और चालाक है, जो कभी संदूक खोलेगा ही नहीं। अब बीरबल ने 7 राजदारों को नए एग्जाम में डाला। इस बार उसने सबको एक चुटकी भर रंगीन चूर्ण दिया और कहा, इसे रात भर अपनी हथेली में रखो। जो भी चोर होगा वो डर के कारण इसे धो देगा, और सुबह हम देखेंगे कि किसकी हथेली से वो चूर्ण गायब है। सुबह 4 राजदारों की हथेलियां लाल थी। चूर्ण का रंग रात भर की गर्मी से बदल चुका था। मगर एक राजदार की हथेली एकदम साफ थी। नाम था रहीम खान। बीरबल बोले, आपका डर ही आपकी चोर की निशानी है। मगर तभी आया तीसरा मोड़। रहीम खान बोला, मैंने चूर्ण अपने माथे पर लगाया था ताकि बीरबल को लगे कि मैं सबसे निडर हूं। सारे दरबारी हंसने लगे, लेकिन अकबर अब परेशान हो गए। बीरबल, लगता है ये खेल नहीं है, अब मुझे असली चोर चाहिए। चौथा दिन, चाल में चाल। बीरबल ने अब एक नई योजना बनाई। उन्होंने महल में एक अफवाह फैलाई, शाही खजाने में अब हर सिक्के में एक खास चिन्ह डाल दिया गया है। अगर कोई सिक्का बाजार में पाया गया तो तुरंत पकड़ लिया जाएगा। 3 दिन बाद ही खबर आई कि लाहौर के एक जौहरी ने ऐसा ही एक सिक्का किसी व्यापारी से लिया है। बीरबल ने उस व्यापारी को बुलवाया। नाम था खान उमर, जो कभी दरबार में अकबर का दरबारी रह चुका था, लेकिन गुपचुप तरीके से दरबार छोड़ गया था। उसने बताया, मुझे ये सिक्के मीर सादिक नाम के आदमी से मिले थे। मीर सादिक, वही शाही चौकीदार। अब कहानी ने एक नया मोड़ लिया। 5वां दिन, शाही चौकीदार की जांच। मीर सादिक दरबार में लाया गया। वो कांप रहा था। पहले तो उसने साफ मना किया, पर बीरबल ने अपने खास जासूस के सामने सादिक के घर की तलाशी ली और वहां मिले एक पुराने संदूक में कुछ सोने के सिक्के और एक नकली चाबी। बीरबल बोले, चोरी बाहर से नहीं, अंदर से हो रही थी, और तुमने नकली चाबी बनवाकर खजाने में सेंध मारी। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 6ठा दिन, 7 राजदारों की साजिश। जैसे ही सादिक को पकड़ लिया गया, उसी रात बीरबल के पास एक गुप्त पत्र आया। सादिक अकेला नहीं है, 7 में से 3 राजदार भी शामिल हैं। अब बीरबल ने तीनों की जांच शुरू की, पर सबके पास ठोस बहाने थे। बीरबल ने एक आखिरी बार चाल चली, अगर आप में से कोई तीनों सच बता दें तो बाकी को माफी मिल सकती है। एक राजदार बोला, हां, मैं बता दूंगा। उसका नाम था हकीम बेग। उसने बताया, हमने मिलकर नकली चाबी बनवाई और सादिक को
लोहे के दरवाजे तक पहुंचाया। बदले में हमें हर बार एक मुट्ठी सोने के सिक्के मिलते थे। 7वां दिन न्याय का दिन। बीरबल ने सारे सबूत बादशाह अकबर के सामने रखे। अकबर गुस्से से बोले, ऐसे गद्दारों के लिए सजाए मौत भी कम है। पर बीरबल बोले, जहां पनाह, सजा दीजिए, पर एक मौका दीजिए कि वे अपने किए का पश्चाताप कर सकें। इनसे सारे गरीब इलाकों में अस्पताल बनवाइए। जनता को भी न्याय मिलेगा और अपराधियों को सच्चा पश्चाताप। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, तुम्हारी चतुराई और दया दोनों बेमिसाल है। अंत। इस घटना के बाद से महल की सुरक्षा और भी मजबूत की गई और बीरबल ने एक नई कहावत गढ़ी, सच्चाई को पकड़ने के लिए केवल आंखें नहीं, दिल भी साफ होना चाहिए। बीरबल और अदृश्य गवाह। एक दिन सुबह सुबह बादशाह अकबर के महल में हलचल मच गई। एक रौबदार व्यापारी रोते चिल्लाते हुए दरबार पहुंचा। उसका नाम था सेठ हरिदास, जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी ईमानदारी और धन दौलत के लिए मशहूर था। लेकिन आज उसकी आंखें लाल थी, कपड़े धूल से सने थे और उसके माथे पर गहरी चिंता थी। जहां पनाह, सेठ चिल्लाया, मेरी तिजोरी में रखे 5 अनमोल हीरे चोरी हो गए हैं और ये चोरी मेरे ही नौकर चमन ने की है। अकबर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? सेठ ने जवाब दिया, तिजोरी की चाबी सिर्फ मुझे और चमन को पता थी। घर में और कोई नहीं आया था, बस वही चोर हो सकता है। अकबर ने तत्काल चमन को बुलवाया। वो गरीब, दुबला पतला युवक था, आंखों में डर लेकिन चेहरे पर मासूमियत थी। चमन बोला, जहां पनाह, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं तो हमेशा से सेठ जी के प्रति वफादार रहा हूं। अब मामला उलझ चुका था। 2 लोगों की बातें एक दूसरे से टकरा रही थी, एक बड़ा सेठ और एक छोटा नौकर। अकबर ने फैसला सुनाया, इस मामले को सुलझाएगा हमारा वजीर बीरबल। पहला दिन घटनास्थल की जांच। बीरबल सीधे सेठ हरिदास के महल पहुंचे। उन्होंने वो तिजोरी देखी जिसके अंदर हीरे रखे गए थे। तिजोरी टूटी नहीं थी, सब कुछ व्यवस्थित था। चोरी के कोई स्पष्ट निशान नहीं थे। ये कोई बाहर का काम नहीं था। बीरबल ने घर के हर कोने की जांच की, नौकरों से बात की और एक छोटी सी चीज पर उनकी नजर टिक गई। तिजोरी के पास रखे मिट्टी के एक पुराने फूलदान पर। वो थोड़ा टेढ़ा था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में छुआ हो। बीरबल मुस्कुराए। दूसरा दिन अदृश्य गवाह। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, मैंने चोर को खोज लिया है, लेकिन उसकी पहचान केवल एक अदृश्य गवाह कर सकता है। दरबारियों के कान खड़े हो गए। अदृश्य गवाह? ये क्या बात हुई? बीरबल ने समझाया, कल रात मैंने उस कमरे में एक ऐसा चमत्कारी जड़ी बूटी का धुआं फैलाया जो किसी भी चोर के शरीर पर एक विशेष गंध छोड़ता है। अब मैं सबको उस गंध से पहचान सकता हूं। यह सुनकर चमन का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन सेठ हरिदास का चेहरा भी स्याह हो गया। बीरबल ने सभी घरवालों और नौकरों को एक एक कर बुलाया और उनके कपड़े सूंघने लगे। चमन की बारी आई तो बीरबल रुके, मुस्कराए और आगे बढ़ गए। सेठ की बारी आई तो बीरबल ने उसके कंधे को पकड़कर कहा, मिल गया चोर। पूरा दरबार चौंक गया। क्या? बीरबल बोले, चमन नहीं, चोर खुद सेठ हरिदास है। तीसरा दिन रहस्य का खुलासा। अकबर ने कहा, तुम्हारा दावा बड़ा है बीरबल, सबूत चाहिए। बीरबल ने धीरे धीरे पूरा किस्सा खोला। जहां अपना मैंने जिस अदृश्य गवाह की बात की, वो असल में एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। असल में कोई भी जड़ी बूटी नहीं थी। मैंने केवल डर पैदा किया और डर ने अपना काम कर दिया। मैंने देखा कि जैसे ही मैंने अदृश्य गंध की बात की, चमन घबरा तो गया, लेकिन वो स्थिर खड़ा रहा, जबकि सेठ हरिदास बार बार अपने कपड़े झाड़ते रहे, अपनी बाहें सूंघते रहे और बार बार अपनी गर्दन खुजला रहे थे। फिर मैंने वो फूलदान देखा जो थोड़ा हिला हुआ था और उसके पीछे दीवार पर कुछ सूखे खून के निशान थे।
वहां दरार में छिपे मिले 3 चमकते हीरे। मतलब सेठ ने हीरे खुद गायब किए ताकि बाद में चोरी दिखाकर बीमा राशि वसूल सके, और बदनाम किया अपने ही वफादार नौकर को। सेठ का चेहरा उतर गया। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। चौथा दिन इंसाफ। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, हरिदास, तुम जैसे लोग समाज का कलंक हो। तुमने अपने लालच में एक निर्दोष को फंसाने की कोशिश की। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक प्रस्ताव रखूं। हरिदास को सजा मिले, पर उसे जनता की सेवा करने के लिए बाध्य किया जाए। वो 5 वर्षों तक दरबार के गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था करे और चमन को उसका आधा व्यापार सौंपे। अकबर मुस्कराए। बीरबल, तुम्हारी सजा न्याय और करुणा दोनों की मिसाल है। हरिदास सिर झुकाकर बोला, मैं शर्मिंदा हूं और मैं सजा स्वीकार करता हूं। चमन की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे न्याय मिला, और वो भी मेरी आवाज सुने बिना। बीरबल ने कहा, कभी कभी सबसे सच्चे गवाह वो होते हैं जो बोलते नहीं, बस अपनी उपस्थिति से चुपचाप सब कह जाते हैं। इस घटना के बाद बीरबल की चतुराई की और भी चर्चा हुई। लोग कहने लगे, बीरबल के पास शब्दों से भी तेज हथियार है। उसकी समझ। बीरबल और शहजादी का अंधा प्रेम। एक रोज की बात है, दरबार में एक नई शहजादी आई। नाम था शहजादी नूरजहां। नहीं, वो मशहूर नूरजहां नहीं। ये थी काबुल के बादशाह की इकलौती बेटी, जो अकबर के दरबार में मेहमान बनकर आई थी। सुंदरता में अनुपम और अक्ल में तेज। अकबर ने सोचा, अगर ये हिंदुस्तान में रहे तो हमारे और काबुल के रिश्ते और मजबूत होंगे। पर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। पहला दिन राजमहल में हलचल। शहजादी नूरजहां कुछ दिनों में ही दरबारियों की चहेती बन गई। लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा कहा कि दरबार में सन्नाटा छा गया। वो बोली, जहांपनाह, मुझे किसी से प्रेम हो गया है और मैं उससे विवाह करना चाहती हूं। अकबर मुस्कराए। शहजादी, बताइए कौन है वो भाग्यशाली राजकुमार? शहजादी बोली, वो कोई राजकुमार नहीं, बल्कि वो है बीरबल। पूरा दरबार हक्का बक्का। बीरबल खुद भी चौंक गया। वो शर्म से लाल हो गया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। दूसरा दिन प्रस्ताव या साजिश? बीरबल ने चुपचाप अकबर से मुलाकात की और कहा, जहांपनाह, ये सब अचानक हुआ है। मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ और बात छिपी है। अकबर बोले, लेकिन शहजादी बहुत अटल है। वो कहती है कि या तो विवाह करेगी या आत्महत्या। बीरबल ने विनम्रता से कहा, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस प्रेम की सच्चाई परखना चाहता हूं। अकबर ने हामी भर दी। तीसरा दिन सच्चाई की तलाश। बीरबल ने चुपचाप शहजादी की दासी से मुलाकात की। ढेर सारे तोहफों के बदले उसने बताया, हुजूर, शहजादी को आपसे प्रेम नहीं है। असल में काबुल के वजीर ने उसे भेजा है, ये कहकर कि बीरबल को दरबार से हटाओ, क्योंकि वो अकबर का सबसे विश्वास पात्र है। शहजादी को कहा गया कि अगर वो बीरबल को विवाह में बांध लेगी तो काबुल में रहकर उसे राजनीति से दूर रखा जाएगा। बीरबल मुस्कराया, तो ये है असली चाल। अब देखना कैसे खेल पलटता है। चौथा दिन प्रेम की परीक्षा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, मैं शहजादी से विवाह को तैयार हूं, एक शर्त पर। अकबर और दरबारी चौंक गए। बीरबल ने शर्त रखी, विवाह से पहले शहजादी को 7 दिनों तक एक झोंपड़ी में मेरे साथ रहना होगा, जहां न कोई महल होगा, न सेवक, न आराम। शहजादी ने हामी भर दी, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया। 5वां दिन 7 दिन की परीक्षा शुरू। अब शहजादी और बीरबल एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगे। बीरबल ने सभी सुख सुविधाएं हटा दी। खाना खुद पकाना पड़ता, पानी कुएं से लाना पड़ता। तीसरे ही दिन शहजादी चिल्ला उठी, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। मैं यहां कीचड़ में नहीं रह सकती। तुम जैसे आदमी से शादी नहीं करूंगी।
बीरबल मुस्कराया और बाहर निकल आया। छठा दिन, असली प्रेम और असली बीरबल। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटा और बोला, जहां पनाह, प्रेम कभी शर्तों पर नहीं चलता और असली प्रेम त्याग मांगता है, साजिश नहीं। शहजादी ने सिर झुका लिया। उसने अपने अपराध को स्वीकार किया और कहा, मैं बीरबल को हटाना चाहती थी, लेकिन उसकी चतुराई ने मुझे हरा दिया। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने केवल सच्चाई नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति को भी बचा लिया। सातवां दिन, न्याय और दया। अकबर ने काबुल के वजीर को बुलवाया, जो दरबार में ही मौजूद था, और कहा, शहजादी को साजिश के लिए इस्तेमाल करना एक गंभीर अपराध है, लेकिन बीरबल की सलाह पर हम युद्ध नहीं करेंगे, हम दोस्ती से जवाब देंगे। अकबर ने शहजादी को भारत में ही एक शिक्षिका बनने का प्रस्ताव दिया, जहां वो लड़कियों को पढ़ा सकती थी। शहजादी ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने बीरबल को हराना चाहा, पर असल में वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन गया। उपसंहार। इस घटना के बाद बीरबल की चतुराई के किस्से हर दिशा में फैल गए। अब लोग कहते थे, बीरबल सिर्फ बुद्धिमान नहीं है, वो दिलों को भी पढ़ सकता है। बीरबल और केस। मैं इस पेड़ से शादी करना चाहता हूं। प्रश्न से शुरुआत। अगर एक आदमी अकबर के दरबार में आकर कहे, जहां पनाह, मैं इस आम के पेड़ से शादी करना चाहता हूं, तो क्या उसे पागल समझकर भगा देना चाहिए, या फिर उसकी बात में भी कोई राज हो सकता है? कहानी शुरू होती है एक गर्म दोपहर से। आगरा की गलियों में एक हंगामा मचा हुआ था। लोग जमा थे एक छोटे बाग के बाहर, जहां एक लंबी जटाओं वाला, भव्य कपड़ों में लिपटा आदमी एक आम के पेड़ के सामने बैठा था। उसके हाथ में नारियल था, माथे पर तिलक और होठों पर मंत्र। पास खड़ा पुजारी हक्का बक्का, और नगर के लोग हंसी रोकते रोकते बेहाल। वो आदमी जोर से बोला, हे आम के पेड़, मैं तुझे अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं, तू मुझे स्वीकार कर। ये सुनकर तो लोगों की भीड़ और बढ़ गई। कोई कहता, पगला गया है, कोई कहता, जरूर कुछ धोखा है, तो किसी को लग रहा था, जरूर बीरबल को बुलाना पड़ेगा। दरबार में मामला पहुंचा। वो आदमी अकबर के सामने खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, मैं इस पेड़ से विवाह करना चाहता हूं, मुझे इसे अपनी पत्नी घोषित करने दीजिए। अकबर दंग रह गए। बोले, पेड़ से शादी? आखिर क्यों? आदमी बोला, क्योंकि वो मेरी आत्मा की सच्ची संगिनी है। हर बार जब मैं उसे देखता हूं, मुझे शांति मिलती है, और वो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देती है। अब मैं उसे अपने जीवन की साथी बनाना चाहता हूं। अकबर का सिर घूम गया। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई, पर बीरबल शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में कुछ और ही सवाल झलक रहे थे। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम सच में इस पेड़ से विवाह करना चाहते हो? आदमी बोला, हां, बिल्कुल। बीरबल ने कहा, तो ठीक है, हम ये विवाह संपन्न करवाते हैं, लेकिन उससे पहले विवाह की रस्में पूरी होंगी। कन्यादान कौन करेगा? दहेज में क्या दे रहे हो? और सबसे बड़ी बात, क्या इस पेड़ की सहमति है? दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा, पर उस आदमी का चेहरा एक पल को फीका पड़ गया। फिर उसने धीरे से कहा, कन्यादान, दहेज, सहमति, लेकिन ये तो एक पेड़ है। बीरबल मुस्कराए, तब तुम इसे पत्नी कैसे बना सकते हो? यदि ये एक जीवित आत्मा है, तो उसे भी निर्णय का अधिकार है। यदि नहीं, तो तुम इसे वस्तु समझकर किसी योजना में लिप्त हो। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या मत है? क्या ये पागल है या इसके इरादे में कुछ और है? बीरबल बोले, जहां पनाह, मुझे लगता है ये आदमी कुछ छुपा रहा है। हो सकता है ये बाग, ये जमीन या ये पेड़ किसी गहरी चाल का हिस्सा हो, और ये विवाह सिर्फ एक बहाना हो, किसी असली लूट या कब्जे की साजिश। अब सबका ध्यान उस आदमी की ओर गया। उसके माथे से पसीना बहने लगा। वो घबरा गया
और तभी बीरबल ने धीरे से अपने गुप्तचर को इशारा किया। कुछ ही देर में खबर आई, जहांपनाह, ये पेड़ एक पुराने सेठ की जमीन पर खड़ा है और इस आदमी ने हाल ही में उस जमीन पर कब्जे का दावा किया है कि चूंकि उसकी पत्नी यानी पेड़ यहां है, इसलिए जमीन भी उसकी है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर गरजे, तो ये सारा नाटक जमीन हड़पने के लिए था? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये पहला मामला नहीं है। मुझे डर है, दरबार में बहुत जल्द एक और अजीब केस आने वाला है। अकबर चौंके, अब क्या? बीरबल बोले, अब कोई कहेगा, जहांपनाह, मैं इस कुएं को गोद लेना चाहता हूं। क्या अब बीरबल नए छलकपट के जाल में उलझेंगे, या वो अगले केस की असलियत भी समय रहते पकड़ लेंगे? जारी। अगले ही दिन, जैसे बीरबल ने भविष्यवाणी की थी, दरबार में फिर एक अजीबोगरीब फरियादी हाजिर हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे एक विनती करनी है। मैं इस पुराने उजाड़ कुएं को गोद लेना चाहता हूं। अकबर की आंखें फैल गई। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अब कुआं भी गोद लिया जाएगा? ये क्या नई बेतुकी बात है? कल पेड़, आज कुआं, कल न जाने क्या होगा। लेकिन बीरबल एकटक उस आदमी को देख रहे थे। उन्होंने पूछा, क्यों भाई, तुम इस सूखे और जर्जर कुएं को गोद क्यों लेना चाहते हो? वो आदमी बोला, क्योंकि मैं इसके दुख से जुड़ गया हूं। ये कई वर्षों से उपेक्षित है। मैं इसकी देखरेख करना चाहता हूं, और जब तक ये मेरा पुत्र तुल्य न हो जाए, मैं चैन नहीं लूंगा। दरबार में कुछ देर शांति छाई रही, लेकिन बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, इसकी इस भावना को हम यूं ही नहीं टाल सकते। लेकिन मुझे लगता है ये कुएं के रास्ते किसी खजाने तक पहुंचने की साजिश भी हो सकती है। अकबर चौंक उठे। खजाना? बीरबल बोले, जी हां, क्योंकि वो कुआं जिस मोहल्ले में है, वहां की जमीन को लेकर वर्षों पुरानी एक रहस्यमयी कहानी है। और वो कहानी जुड़ी है उस गुप्त सुरंग से, जिसकी छाया आज भी उस मोहल्ले में घूमती है। अब सवाल उठता है, क्या उस कुएं के नीचे वाकई कोई सुरंग है, या कोई राज जो वर्षों से दबा पड़ा है? और क्या ये नया फरियादी वाकई सेवाभाव से आया है, या किसी रहस्यमय खजाने की तलाश में है? जारी। बीरबल की भविष्यवाणी एक बार फिर सच निकली थी। वो कुआं, जो ऊपर से सूखा, टूटता हुआ और बेकार दिखता था, असल में एक बहुत पुरानी और रहस्यमयी जगह थी। लोगों ने तो उसे कब का भुला दिया था, पर बीरबल की नजर हर बात की तह तक जाती थी। बीरबल ने चुपचाप अपने गुप्तचरों को उस कुएं के नीचे की खुदाई करने भेजा, और वही हुआ। कुएं के तल में एक भारी पत्थर के नीचे एक संकरी सुरंग मिली, जो सीधी शहर के पुराने खजाने के कमरे तक जाती थी। एक ऐसा कमरा जिसे 70 साल पहले गुप्त कर दिया गया था, जिसका कोई नक्शा मौजूद नहीं था। अकबर को जैसे ही खबर मिली, उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को बुलवाया जो कुएं को गोद लेना चाहता था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जनाब, क्या आपने पहले कभी इस सुरंग के बारे में सुना था? वो व्यक्ति हकलाया, जी नहीं, मैं तो बस इस कुएं की सेवा करना चाहता था। बीरबल ने उसकी आंखों में देखकर कहा, कुएं की सेवा नहीं, खजाने की सेवा करना चाहते थे। तुम्हें पहले ही पता था कि इस कुएं के नीचे एक सुरंग है जो मुगल खजाने तक जाती है, और इसलिए तुमने ये गोद लेने का नाटक रचा। अकबर ने गुस्से से कहा, बंद करो इस नाटक को। तुम्हें हमारे खजाने तक पहुंचने की सजा जरूर मिलेगी। और बीरबल, एक बार फिर तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें बचा लिया। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, दरबार में जो सबसे अनोखा और अजीब लगता है, उसी के पीछे सबसे बड़ी साजिश छिपी होती है। कहानी का अंत, पर एक नई शुरुआत। उसी शाम, जब सब दरबारी घर लौट रहे थे, एक सिपाही दौड़ता हुआ बीरबल के पास आया और बोला, हुजूर, एक और अजीब फरियादी दरवाजे पर खड़ा है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा,
अब क्या चाहता है? सिपाही बोला, हुजूर, वो कह रहा है, जहां पनाह, मैं अपने सपने को अदालत में पेश करना चाहता हूं। बीरबल की भौहें उठीं और वे बोले, अब ये सपना भी केस बन गया? जारी, क्या कोई सपना सच में दरबार में पेश किया जा सकता है, या फिर ये एक और चाल है किसी नए जाल की? जानिए अगली कड़ी में बीरबल और सपना जो अदालत में चला गया। बीरबल और जादुई शिकारी। दरबार में घुसी मौत की परछाई। एक ठंडी सुबह थी। दिल्ली के दरबार में हमेशा की तरह चहल पहल थी। तभी महल के दरवाजे पर एक अजनबी आया, कंधे पर चमकता हुआ धनुष, आंखों में अजीब सी चमक और एक लाल रंग का बस्ता उसके पीठ पर लटका था। उसने दरबान से कहा, बादशाह अकबर से मिलना है। मैं शिकार से जुड़ी एक भविष्यवाणी लेकर आया हूं। जब यह बात अकबर तक पहुंची, उन्होंने उसे तुरंत दरबार में बुलाया। वो शिकारी बोला, जहांपनाह, मैंने 3 सपने देखे हैं और हर सपना आपकी सल्तनत के 3 राजाओं की मौत की ओर इशारा करता है। अगर मेरी बात झूठी निकली तो मुझे मौत मंजूर है, लेकिन अगर सही निकली तो मुझे आपके खजाने में से 3 बेशकीमती चीजें मिलेंगी। अकबर चौंक गए। ये क्या पागलपन है? तुम कौन होते हो भविष्यवाणी करने वाले? शिकारी बोला, मैं एक जादुई शिकारी हूं। सपनों में देखता हूं किसकी मौत तय है, और मेरे तीनों शिकार अब आपके दरबार में हैं। पूरा दरबार सन्न। 3 मंत्री, शेख रियाज, वजीर खान और सेनापति नकीब डर से कांपने लगे। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ शिकारी को गौर से देखा। अकबर बोले, ठीक है, 3 दिन के अंदर अगर तीनों में से कोई मरा तो तुम्हारी बात मानी जाएगी, वरना तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा। ट्विस्ट, उसी रात पहले मंत्री शेख रियाज की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दरबार में अफरातफरी मच गई। क्या शिकारी सचमुच जादुई था, या ये कोई भयानक साजिश थी? क्या बीरबल इस शिकारी की असलियत जान पाएंगे, या दरबार में एक एक कर मौतें होती जाएंगी? जाने अगले भाग में। भाग 2, सेनापति की रात और बीरबल की निगरानी। शेख रियाज की अचानक मौत ने दरबार को हिला दिया था। अगले दिन सबकी नजरें उस अजनबी शिकारी पर थी, जो अब और भी आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा था। शिकारी बोला, एक शिकार गया, 2 बाकी है, और अगला शिकार आज की रात तय है। सेनापति नकीब। सेनापति का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर बोले, बीरबल, अब ये खेल खतरनाक हो चुका है, कुछ करो। बीरबल बोले, जहांपनाह, आज रात मैं खुद सेनापति के कमरे में उनके साथ रहूंगा। अगर कोई मौत आई तो मैं भी उसका सामना करूंगा। रात को सेनापति के कमरे में खास इंतजाम था। बाहर पहरेदार और अंदर बीरबल एक तेज तलवार के साथ सजग बैठे थे। आधी रात के आसपास अचानक दरवाजा अपने आप खुला। ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की मोमबत्तियां बुझने लगी। सेनापति कांपने लगे। बीरबल, वो परछाई देखो। एक काली परछाई दीवार पर तैर रही थी, जैसे किसी और दुनिया की हो। बीरबल चुपचाप उठे और उन्होंने एक झटके में कमरे की दीवार से लगी छोटी खिड़की खोली। वहां एक लंबा डंडा और एक जालीदार पर्दा लटका हुआ था, जो बाहर से एक आदमी चला रहा था। बीरबल ने तुरंत पहरेदारों को आवाज दी और शिकारी का एक साथी पकड़ा गया। वो उसी गिरोह से था जो दरबारियों में डर फैलाकर सत्ता हड़पना चाहते थे। अगली सुबह दरबार में सब हैरान रह गए जब बीरबल बोले, जहांपनाह, ये सब एक सोची समझी साजिश थी। जादू टोना नहीं, बल्कि डर का मनोवैज्ञानिक जाल था। पहले मंत्री को जहर देकर मारा गया और आज सेनापति को डराकर भगाने की कोशिश थी। पर सच्चाई अब सामने है। शिकारी अभी भी शांत खड़ा था, मानो उसके पास कोई आखिरी पत्ता बचा हो। टॉइस्ट, अब बचे सिर्फ वजीर खान, और आज की रात उसका आखिरी इम्तिहान होगा। शिकारी बोला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात तुम नहीं, मैं तय करूंगा कौन किसका शिकार बनेगा। आगे क्या होगा,
क्या बीरबल शिकारी का आखिरी दाव पहचान पाएंगे, या इस बार कोई बहुत बड़ा खुलासा होगा? जाने अगले भाग में बीरबल का जाल और शिकारी की असली पहचान। पिछली 2 रातों की घटनाओं ने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया था। अब बचे थे सिर्फ वजीर खान, और सबकी निगाहें टिक गई थी उस पर। अकबर बोले, बीरबल, अब ये खेल रुकना चाहिए। आज रात जो भी करना हो, सोच समझ कर करना। बीरबल बोले, जहांपनाह, आज की रात मैं अकेला नहीं रहूंगा। मैं वजीर खान को लेकर एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां न शिकारी जा सकता है, न उसका डर। रात होते ही बीरबल ने वजीर खान को चुपचाप महल के पुराने तहखाने में ले जाकर बंद कर दिया। वहां 4 सैनिक उसकी सुरक्षा में तैनात कर दिए गए। फिर बीरबल खुद एक योजना पर काम में लग गए। उन्होंने महल के पिछले हिस्से में एक नकली कमरा बनवाया, जिसमें वजीर खान जैसा दिखने वाला एक पुतला बिठाया गया। कमरे में हल्की रोशनी, खुली खिड़की और बाहर गुप्त सिपाही तैनात। बीरबल ने सबके सामने ऐलान कर दिया, आज रात वजीर खान इसी कमरे में रहेंगे। जो होना है हो जाए। आधी रात को जैसे ही महल में सब सो गए, एक साया दबे पाव महल की पिछली दीवार फांदता है। वो धीरे से खिड़की के पास आता है और एक बांस की नली से पाउडर जैसा जहर कमरे में उड़ाता है। तभी सिपाही कूद पड़ते हैं। शिकारी रंगे हाथों पकड़ा जाता है। पर असली झटका तब लगता है जब बीरबल शिकारी का चेहरा धोते हैं। वो दरअसल एक भूतपूर्व वजीर था, जिसे सालों पहले महल से धोखाधड़ी के लिए निकाला गया था। दरबार में अंतिम दिन सबका चौंक जाना। सुबह होते ही दरबार में सब एकत्र होते हैं। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये कोई जादुई शिकारी नहीं था। ये था महमूद साजिशी, जो कभी दरबार का हिस्सा था और अपमान का बदला लेने लौटा था। इसने तांत्रिकों से सीखा डर फैलाने का हुनर, और फिर आपके 3 सबसे विश्वास पात्र लोगों को मारने या भगाने की साजिश बनाई। अकबर चौंक गए, लेकिन तुमने कैसे समझा कि ये जादू नहीं बल्कि चाल है? बीरबल मुस्कराए, जहां जादू दिखता है वहां अक्सर कोई तगड़ा भ्रम छिपा होता है, और दरबार की सच्चाई तख्त से नहीं, समझ से चलती है। अंतिम सीख, डर चाहे जितना भी फैले, अगर एक समझदार व्यक्ति जाग रहा हो तो साजिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। और इस बार बीरबल की समझ ने पूरे दरबार की जान बचा ली। आंखों में आंसू थे, दिल में पछतावा। बीरबल बोले, अब या तो तुम मेरे साथ चलकर उजाले का हिस्सा बनो, या फिर हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाओ। मुखिया परछाई ने एक गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, मैंने बहुत नफरत संजोई थी, लेकिन आज तेरे सत्य ने मेरी आत्मा को छू लिया। मैं मिटना चाहता हूं ताकि तू पूरी तरह जिंदा रह सके। उसने धीरे से बीरबल का हाथ छोड़ा और ढहती गुफा के भीतर समा गया। एक तेज प्रकाश फैला और सारी परछाइयां उसी उजाले में जलकर भस्म हो गई। अब वहां सिर्फ खामोशी थी और बीरबल की सांसें। बीरबल बाहर आए। अकबर पहले से ही चिंतित होकर उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या सब ठीक है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब कोई परछाई दरबार पर हावी नहीं होगी, जहां न्याय की लौ जल रही है। अकबर ने बीरबल को गले से लगा लिया। वर्षों बाद बीरबल वृद्ध हो चले थे, लेकिन एक रात उन्होंने फिर एक सपना देखा। एक वही गुफा, वही दर्पण, और दर्पण में झांकते हुए एक नया चेहरा, जो बीरबल से मिलता जुलता था, लेकिन आंखों में फिर वही गहराई, जैसे कोई नया जन्म, कोई नई परछाई। क्या ये अंत था या एक नई शुरुआत? क्योंकि जहां प्रकाश होता है वहां परछाई भी होती है। लेकिन सवाल यह है, क्या अगली बार भी बीरबल रहेगा या परछाई विजेता बन जाएगी? बीरबल और खोया हुआ सुल्तान। एक दिन दरबार में एक अजनबी आया। उसकी पोशाक बहुत ही शानदार थी। रेशमी कपड़े, कीमती जूते और हाथ में एक जड़ी बूटी से सजी छड़ी। उसने खुद को सुल्तान जाहिर बिन रहमान बताया, एक दूर देश का राजा
जो अकबर के दरबार की महानता से प्रभावित होकर मित्रता हेतु आया था। अकबर ने बड़े सम्मान से उसका स्वागत किया और कुछ ही दिनों में वो अतिथि महल में रुक गया। सुल्तान बड़ा बातूनी और दिलचस्प इंसान था। उसने दरबारियों को कीमती तोहफे दिए, शेरो शायरी सुनाई और यहां तक कि बादशाह को एक दुर्लभ पत्थर भी भेंट किया। पर बीरबल को कुछ अजीब लगा। बीरबल बोला, जहांपनाह, उस सुल्तान की बातें तो सुनने में मधुर है, पर उसकी निगाहें बहुत गहरी और छुपी हुई है। लगता है जैसे वो कुछ छुपा रहा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम तो हर किसी को शक की नजर से देखते हो। वो सुल्तान हमारी दोस्ती चाहता है। बीरबल मुस्कराया, तो फिर थोड़ी जांच कर लेने में क्या हर्ज है? भाग दो, सुल्तान की चालबाजियां। अगले कुछ दिनों में महल में अजीब घटनाएं होने लगी। खजाने की चाबियों की नकल बनती पाई गई। रसोई से कीमती मसाले और औषधियां गायब होने लगी और सबसे गंभीर, सेनापति के गुप्त दस्तावेज किसी ने चुरा लिए। अकबर चिंतित हो उठा। अब दरबार में चर्चा शुरू हो गई कि कोई जासूस महल के अंदर ही है। बीरबल ने चुपचाप अपना जाल बिछाया। रात में वह एक साधारण नौकर बनकर अतिथि महल के पास छिप गया। तभी उसने देखा कि वो सुल्तान अपने सेवकों के साथ चोरी से कुछ दस्तावेज छुपाकर संदूक में रख रहा है। और हैरानी की बात, वे लोग तुर्की भाषा में बातें कर रहे थे। भाग 3, बीरबल की योजना। अगली सुबह बीरबल ने सुल्तान को एक खास भोज में आमंत्रित किया। भोज में कुछ खास पकवान रखे गए, जिनमें ऐसे मसाले थे जो केवल तुर्की में पसंद किए जाते हैं। सुल्तान ने उन पर टूट पड़ने में देर नहीं लगाई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सुल्तान साहब, आप तो बहुत ही अपना स्वाद रखते हैं। सुल्तान चौकन्ना हुआ। तभी बीरबल ने इशारा किया और सैनिकों ने सुल्तान के कमरे से वो संदूक बरामद कर लिया, जिसमें चोरी किए गए दस्तावेज और खजाने की नकल चाबियां थी। अकबर क्रोधित हो उठा, पर सुल्तान ने हंसते हुए कहा, अगर पकड़ ही लिया तो सुनिए, मैं असली सुल्तान नहीं हूं। मैं तो एक कलाकार हूं, जासूस बनने की कोशिश कर रहा था। मेरी पहचान असल में नफीस खान है, जो तुर्की से भेजा गया एक चोर हूं। भाग 4, हंसी का तड़का। अकबर ने बीरबल से पूछा, इतनी चतुराई से तुमने सब कुछ कैसे पकड़ा? बीरबल बोला, जहांपनाह, सच्चे राजा के पास कभी झूठ की बारीकी नहीं होती। जब कोई बहुत ज्यादा मीठा हो, बहुत ज्यादा देने वाला हो, तो समझिए कि वो कुछ ले भी जाएगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी ये कहावतें तो कड़ाही में तले चुटकुलों जैसी होती है। बाहर से कुरकुरी, अंदर से तीखी। पूरा दरबार हंसी में डूब गया। भाग 5, इनाम और नया पद। बीरबल की चतुराई से दरबार की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। अकबर ने बीरबल को राजरक्षक की उपाधि दी और एक नया महल बनवाने का आदेश दिया, बीरबल भवन, जिसमें राज के सबसे चतुर सलाहकारों की बैठकें होती। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, महल बनाने से ज्यादा जरूरी है जनता का दिल जीतना। मैं चाहूंगा कि वो भवन आम जनता के लिए खुला हो। अकबर ने प्रसन्न होकर घोषणा की, बीरबल, तुम केवल मेरे दरबार के सितारे नहीं, बल्कि मेरी प्रजा के भी सबसे प्रिय रतन हो। भाग 6, अंत में चुटकी। कुछ समय बाद एक दिन वही जालसाज नफीस खान कैद से भाग गया और दिल्ली की गलियों में पकड़ा गया, और इस बार वो बनारसी बाबा के भेष में था। बीरबल को जैसे ही खबर मिली, वो बोला, इस बार इसे तिल के लड्डुओं से फुसलाना पड़ेगा। और बीरबल ने एक बार फिर उसे पान की दुकान पर बैठे पकड़ा। मुंह में लड्डू, आंखों में डर और सामने बीरबल की मुस्कान। बीरबल और राजमहल का खुफिया नक्शा। भाग 1, रहस्यमय संदेश। एक ठंडी सुबह दरबार के मुख्य फाटक पर एक बग्घी आई। उसमें से उतरे 2 साधु, एक वृद्ध, दूसरा युवा। उन्होंने खुद को गुरु विश्रांत और शिष्य अमोघ बताया और कहा कि वे बादशाह को एक बहुत ही खास रहस्य बताने आए हैं। जब उन्हें दरबार में लाया गया,
उन्होंने एक बंद मुट्ठी में लिपटा हुआ कागज का टुकड़ा अकबर को सौंपा और कहा। विश्रांत बोला, जहांपनाह, ये कागज आपकी सल्तनत का भविष्य बदल सकता है, पर इसकी कीमत है 100 स्वर्ण मुद्राएं। अकबर ने कागज खुलवाया। उसमें एक राजमहल का खुफिया नक्शा था। हर गुप्त दरवाजा, सुरंग, खजाने के मार्ग, सैनिक तैनाती की जगहें, सब कुछ। बादशाह हैरान रह गया। अकबर बोला, ये नक्शा तो केवल मेरे सेनापति और महामंत्री के पास होता है, फिर ये तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? विश्रांत ने उत्तर दिया, हमने तो बस एक शिष्य से ये दस्तावेज लिया था। हमें क्या पता ये इतना महत्वपूर्ण है। भाग 2, महामंत्री पर संदेह। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस नक्शे की चोरी के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है, और अगर ये असली है तो दरबार के किसी ऊंचे पद वाले ने विश्वासघात किया है। बीरबल बोला, जहांपनाह, साजिशें सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी पनपती है। मैं 3 दिन में सच्चाई सामने लाऊंगा। बीरबल ने सबसे पहले महामंत्री पर नजर रखवाई, क्योंकि नक्शा केवल उसी के पास था। पर 3 दिन की निगरानी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अब बीरबल ने एक और चाल चली। उसने दरबारियों के सामने घोषणा करवा दी कि राजमहल का नक्शा नकली था और असली नक्शा अब राजकुमारी के कमरे में छुपा दिया गया है। भाग 3, जाल में फंसा विश्वासघाती। उस रात महल की निगरानी कड़ी कर दी गई और बीरबल खुद छुपकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर छाया बनकर खड़ा रहा। रात के तीसरे पहर किसी ने बहुत ही सावधानी से दरवाजा खोला और अंदर घुसा। वो व्यक्ति नकाब पहने था और बहुत फुर्तीला लग रहा था। जैसे ही उसने नक्शे को ढूंढना शुरू किया, बीरबल सामने आ गया। बीरबल बोला, जिस नक्शे की तलाश है वो तो मेरे पास है और अब तुम मेरी पकड़ में हो। वो व्यक्ति भागा, पर बीरबल ने पहले ही दरबार के सैनिक तैनात कर रखे थे। कुछ ही देर में वो पकड़ा गया और जब उसका नकाब उतारा गया, वो कोई और नहीं बल्कि महामंत्री का भतीजा वीरेश था। भाग 4, साजिश का खुलासा। पूछताछ में वीरेश ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। वीरेश बोला, मैंने नक्शा महामंत्री की मेज से चुराया, पर उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका, क्योंकि वे खुद चाहते थे कि मैं राजा को कमजोर कर दूं। बीरबल ने पूछा, पर ऐसा क्यों? वीरेश बोला, महामंत्री सोचते हैं कि आप, बीरबल, बहुत ताकतवर हो गए हैं और एक दिन सिंहासन तक पहुंच सकते हो। वो आपको हटाना चाहते थे, इसलिए नक्शा चोरी करवाया ताकि आपकी बुद्धि पर सवाल उठे और आपको दरबार से निकाला जाए। अकबर को यह सुनकर गहरा आघात पहुंचा। उसने तुरंत महामंत्री को दरबार में तलब किया। अकबर ने गुस्से में पूछा, क्या यह सच है? महामंत्री झुक गया और बोला, जहांपनाह, मैं बस दरबार की सत्ता संतुलित रखना चाहता था। बीरबल की बढ़ती महत्ता से मुझे भय होने लगा था। भाग 5, न्याय और नया आदेश। अकबर ने महामंत्री को पद से हटाकर जेल भेज दिया और वीरेश को देश निकाला दे दिया। बीरबल से अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो बदला जरूर लेता, पर तुमने धैर्य और चतुराई से सच्चाई उजागर की। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, बीरबल को पद की नहीं, आपकी दोस्ती की लालसा है, और जो दोस्त विश्वास तोड़े वो पद के लायक नहीं। अकबर भावुक हो गया और बीरबल को राजमस्तिष्क की उपाधि दी, जो अब तक किसी को नहीं मिली थी। भाग 6, हास्य का रंग। कुछ दिन बाद वही विश्रांत बाबा और उसका शिष्य फिर से दरबार में आए, इस बार एक और गुप्त दस्तावेज लेकर। बीरबल मुस्कराया और बोला, इस बार नक्शा नहीं, क्या कोई नुस्खा लाए हो? बाबा बोले, हाँ महाराज, इस बार यह दस्तावेज बताता है कि कौन सा पान खाने से दरबारियों की अक्ल तेज हो जाती है। अकबर ठाका मारकर हंसा और बोला, तो फिर सबसे पहले ये पान महामंत्री को खिलाना चाहिए था। पूरा दरबार ठहाकों में गूंज उठा और बीरबल की बुद्धिमानी एक बार फिर सल्तनत की शान बन गई।